आज मैं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण प्रश्न या एक महत्वपूर्ण शीर्षक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में चर्चा करूंगा। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के संदर्भों में बात की जाएगी। जैसा कि मालूम है, यह विदित है कि शीत युद्ध के समाप्ति के बाद, शीत युद्ध 1991 को समाप्त हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का अंत हुआ तो विश्व में एक ध्रुवीयता का उदय हुआ, एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ जिसमें अमेरिकी वर्चस्व को प्रमुखता मिली। पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। अमेरिका शक्ति का एक केंद्र बन गया, शक्ति का एक बिंदु बन गया और पूरे देश के राष्ट्रों का रुझान या केंद्र अमेरिका की तरफ रहा। तो इसे सत्ता, यह स्थिति, चूँकि यह स्थिति विश्व के लिए लाभकारी नहीं थी, शक्ति संतुलन बनाए रखने में यह स्थिति जो है वह अच्छी नहीं मानी जाती। शक्ति संतुलन इस स्थिति से बिगड़ता है जब सत्ता किसी एक राष्ट्र के जो है इर्द गिर्द घूमने लगती है। शक्ति जो है विश्व की किसी एक राष्ट्र के जो है केंद्र मान कर चलने लगती है, तो ऐसी स्थिति में विश्व का शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है। विश्व के शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए, विश्व के शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की तलाश की गई। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ उभर कर विश्व के पटल पर आए। तो उन सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब होता है शक्ति का वैकल्पिक केंद्र। जो शक्ति अभी तक पूर्ण रूप से अमेरिका को ही केंद्र मानकर चल रही थी और अमेरिका को संपूर्ण शक्ति का केंद्र बिंदु माना जा रहा था, अब वह शक्ति जो है उस शक्ति के लिए दूसरे विकल्प भी जो है आ गए। क्योंकि जब व्यक्ति को या किसी राष्ट्र को और कोई विकल्प नहीं दिखाई देता है, केवल एक ही विकल्प होता है, तो फिर सत्ता का केंद्र वही एक ही मात्र बन जाता है। लेकिन जब सत्ता के कुछ और भी, शक्ति के पावर के कुछ विकल्प, कुछ और ऑप्शन जब सामने उभर कर आए, तो सत्ता जो है उन केंद्रों में भी स्थानांतरित हुई। सत्ता का ट्रांसफर उन जो है वैकल्पिक केंद्रों की तरफ ही भी हुआ, जिससे शक्ति संतुलन बना। विश्व में फिर से शक्ति संतुलन कायम हुआ। तो इस क्षेत्र में, जैसा कि हमने पिछले ही वीडियो में बताया था, दक्षेश भी एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र माना जाता है। दक्षेश की भी गणना सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में की जाती है कि दक्षेश के माध्यम से या दक्षेश का गठन हो जाने से, दक्षेश के उभरने से दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र थे, जो दक्षिण एशिया की शक्ति थी, वह अब जो है इसमें काफ़ी सीमा तक, कुछ हद तक दक्षिण एशिया के राष्ट्रों की शक्ति जो है वह पावर दक्षेश में समाहित हुई और सत्ता का एक प्रमुख केंद्र दक्षेश बन गया। क्योंकि एक राष्ट्र सत्ता का केंद्र बनना, एक राष्ट्र, उसके लिए एक बड़ी समस्या थी, उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब कई राष्ट्रों ने किसी एक संगठन को बनाया, तो कहने का मतलब वह संगठन या वह संस्था जो है सभी राष्ट्रों के शक्ति का प्रतीक मानी जाने लगी। जब सभी राष्ट्रों के शक्ति का प्रतीक मानी जाने लगी, तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती जो है देने में यह सक्षम हुआ। इसके अतिरिक्त चीन की भी शक्ति जो है उभरी और वह
अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनौती देने में सफल हुआ, या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनौती जो है एक चीन के द्वारा भी प्रदान की गई। अब अमेरिका जो है मनमानी ढंग से निरंकुश और अपने अत्याचारी, निरंकुश और अधिनायकवादी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए विवश हुआ कि जो अभी तक उसकी जो है अधिनायकवादी नीतियां थीं उस पर कोई किसी प्रकार का रोक लगाने वाला नहीं था, किसी प्रकार की उसके सामने कोई बाधा नहीं थी। एक बाधा के रूप में उसकी अधिनायकवादी नीतियों के बाधा के रूप में चीन भी उभरा, और 1970 के दशक में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई और अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में चुनौती देने की स्थिति में उभरा। इसके अलावा भारत भी जो है एक महाशक्ति, दक्षिणी एशिया की एक महाशक्तियों में भारत की भी गिनती होती है। चीन, भारत, दक्षेश, ये ऐसे संगठन हैं जो अमेरिकी वर्चस्व के अवरोधक, अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में अवरोधक का काम करते हैं। ये अमेरिकी वर्चस्व को बढ़ने से रोकने के काम में काम दिया, सहायक हुए, और इससे अमेरिकी वर्चस्व पर प्रतिबंध लगा, अवरोध खड़ा हुआ, और विश्व में सत्ता के दूसरे भी विकल्प राष्ट्रों के लिए उभर कर आए। अब पूरी दुनिया केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि चीन, भारत, दक्षेश और यूरोपीय संघ, इसी क्रम में एक यूरोपीय संघ का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना यूरोप महाद्वीप की परिस्थितियों के फलस्वरूप आज वर्तमान समय तक कई रूपों में परिवर्तित होता हुआ आज यूरोपीय संघ का रूप धारण किया है। पहले यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से इसका गठन हुआ 1948 में। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से इस संस्था का गठन हुआ और यूरोप महाद्वीप के जितने भी प्रमुख और प्रभावशाली राष्ट्र थे इसके मेंबर बने। उसके बाद यूरोपीय सहयोग संगठन, इसका नाम आगे चलकर परिवर्तित हुआ और फिर वर्तमान समय में फिर उसके बाद आगे चलकर कुछ दिनों के बाद यूरोपीय संसद इसका नाम हुआ। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ इसका नाम जो है एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित और परिमार्जित नाम यूरोपीय संघ रखा गया और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बड़ा संघ है जिसकी अपनी मुद्रा भी चलती है और आपसी राष्ट्रों में व्यापार भी होता है। यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा भी है। यूरोपीय संघ की स्थापना में maastricht की संधि जो कि 1 नवंबर 1993 में लागू हुई, जिसकी स्थापना तो 92 में ही हो गई थी, लेकिन 1 नवंबर 1993 से maastricht की संधि लागू हुई। यूरोपीय संघ के निर्माण में maastricht की संधि जो है वह मील का पत्थर साबित हुई। तो इस तरीके से यूरोपीय संघ का आधुनिक रूप 1992 से सामने आया है विश्व के पटल पर और यह जो है 1992 से यूरोपीय संघ का रूप धारण किया है और दुनिया का एक महत्वपूर्ण जो है शक्ति संतुलन के मार्ग में यह एक सहायक संगठन है, सहायक संस्था है। तो सत्ता के वैकल्पिक रूपों में, सत्ता के विकल्प के रूप में हमने बताया यूरोपीय संघ, चीन, भारत और दक्षेश, ये सभी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरे और अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती इन लोगों के द्वारा दी गई। तो आज यहीं तक, फिर आगे जो है अगले क्रम में, अगली कड़ी में फिर ऑनलाइन कक्षाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और लगातार इसी तरीके से
बच्चों को हित को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाती रहेंगी आज यहीं तक।